नमस्कार. मी प्राध्यापक डॉक्टर प्रफुल्ल सुदामे, CPN बेरार महाविद्यालय नागपूर, वाणिज्य विभाग. मी आपले मनपूर्वक स्वागत करतो. आज आपण ज्यांची मुलाखत घेणार आहोत ते आहेत ज्ञानबंधू शुक्ला. हे एक उच्च शिक्षित आहेत. यांनी BE सिव्हिलमध्ये केलेले आहे आणि ते MBAसुद्धा झालेले आहेत. शुक्लाजी हे 1996 ते 2008 या काळात शिक्षक सहकारी बँक लिमिटेड नागपूरमध्ये प्रशासकीय अधिकारी म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे ओमानमध्ये 2008 ते 2011 या कालावधीमध्ये ते प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणूनसुद्धा त्यांनी काम केलेलं आहे. सध्या ते ओमान या शहरामध्ये कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये जनरल मॅनेजर या पदावर ते काम करून राहिलेले आहे. त्याचप्रमाणे ते भारतामध्ये ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनल या संस्थेमध्ये ते व्हाईस प्रेसिडेंट होते. त्याचप्रमाणे ते सेक्रेटरीसुद्धा राहिलेले आहेत. ते या दोन्ही पदावर त्यांनी काम केलेले आहे. ओमान शहरामध्ये इंडियन सोशल क्लब ही एक संस्था आहे आणि त्या संस्थेचे ते अध्यक्ष आहेत, कन्व्हेनर आहेत. आणि तिथे संस्कृत विंग त्यांनी एक निर्माण केलेलं आहे आणि तिथेसुद्धा ते मोठ्या प्रमाणामध्ये काम करून राहिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे ओमान शहरामध्ये विविध प्रकारचे जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत, एक विदर्भाचा जो ग्रुप आहे तो ग्रुप तिथे ओमान शहरामध्ये त्यांची एक संघटना त्यांनी निर्माण केलेली आहे. त्यांच्या समस्या अडचणी सोडवण्याचे सुद्धा ते काम करतात आहे. आणि तिथेसुद्धा एक संस्कृती योगा त्यांनी एक तयार केलेलं आहे. संस्कृती योगा नावाचा एक संस्था त्यांनी निर्माण केलेली आहे आणि ते सुद्धा ते मोठ्या प्रमाणामध्ये तिथले काम बघतात आहे. त्याचप्रमाणे इंडियन डायस फ्रेस इथेसुद्धा त्यांना स्थान मिळालेलं आहे. अशा अनेक ठिकाणी ते विदेशामध्ये म्हणजे भारतीय असून विदेशामध्ये सुद्धा ते मोठ्या प्रमाणामध्ये काम करून राहिलेले आहेत. भारतीय आणि पर्टिक्युलरली आपले जे विदर्भाचे जे लोक आहेत त्यांच्यासाठी ते काम करून राहिलेले आहेत. मुलाखत घेण्यामागचा हेतू असा आहे की भारतामध्ये अनेक जे आहेत विद्यार्थी यांना जर विदेशामध्ये जर नोकरी करावयाची असेल तर अनेक प्रकारच्या अडचणींचा त्यांना सामना करावा लागतो. त्यांना माहिती नसतं की आपल्याला विदेशामध्ये जर नोकरी करायची असेल तर कोणता मार्ग किंवा कोणत्या पद्धतीने आपल्याला तिथे जॉब मिळू शकतो. तर आपण त्या दृष्टिकोनातून मुलाखत घेणार आहोत. ते आपल्याला मार्गदर्शन करणारच आहेत की जर तुम्हाला ओमान शहरामध्ये किंवा विदेशामध्ये जर नोकरी करावयाची असेल तर कोणत्या प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात किंवा तिथे काय वातावरण सुटेबल आहे की सुटेबल नहीं है, या सगळ्या प्रकारचे आपण माहिती त्यांच्याकडनं घेणार आहोतच. नमस्कार शुक्ला जी. शुक्ला जी, जैसा नाम आपका शुक्ला जी है और शुक्ला जी नाम से ही ऐसा लगता है कि आप महाराष्ट्रियन नहीं हो, आप उत्तर प्रदेश से लगते हो रहने वाले. तो मुझे बताइए कि आप महाराष्ट्र में आप मतलब कौन सा उद्देश्य लेके आप महाराष्ट्र में आए, या महाराष्ट्र में आपका आने का मकसद क्या था, क्या बताना चाहोगे आप? बहुत सही सर पहचाना आपने. बेसिकली मेरा होम टाउन उत्तर प्रदेश है आपका. हाँ. और यहाँ मैं सीखने के उद्देश्य से आया था. अच्छा. हाँ. मेरा पूरा स्कूलिंग उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ से हुआ था. अच्छा. उसके पश्चात मैं BSc में एडमिशन लिया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जो अभी प्रयागराज हो गया है. प्रयागराज. तत्पश्चात मेरे बड़े भैया जो सिंचाई विभाग में अभियंता हैं, हाँ, उनके प्रेरणा से बोले कि नहीं इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के सिलसिले में उनके मित्र को वहाँ भेज करके उन्होंने पता लगवाया और मेरा दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में यहाँ नागपुर में हुआ. तब से मैं उस इंजीनियरिंग करने के पश्चात यहीं पर शिक्षा सहकारी बैंक का अच्छा. हाँ. नागपुर शिक्षा सहकारी बैंक, नागपुर शिक्षा कार्यालय जो है मुख्य कार्यालय, यहाँ पे आपने मतलब काम स्टार्ट शुरू कर दिया. हाँ. और साथ में ही यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ के उसमें हाँ MBA में मैंने MBA आपने किया, एडमिशन लिया. और सन 1999 में हाँ MBA मेरा कंप्लीट हुआ. अच्छा. तब से नागपुर छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं हुई. अच्छा ना. और शादी मेरी नागपुर से ही हुई है. नागपुर से हुई है. बच्चे मेरे यही हैं, यहीं अच्छा. पढ़ रहे हैं. मतलब आप यहाँ सेटल हो गए हो. तो शादी आपने यहाँ की? तभी अब देखा जाए तो ऑफिशियली सारे मेरे प्रमाण जो हैं हाँ
नागपुर के। नागपुर में मतलब आप मतलब आपको नागपुर बहुत प्यारा लगा और नागपुर में आप सेटल हो गए, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। अभी तक सब कुछ नागपुर से लेते हुए है, अब अच्छा। नागपुर को कुछ देने की बारी है। तो मुझे बताइए कि आप नागपुर में आए, आपने नागपुर से बीए किया, है ना, आपने एमबीए नागपुर से किया, ये सब करने के बाद में आपने शिक्षा सहकारी बैंक में आप प्रशासकीय अधिकारी करके काम किए। फिर आपको आपके दिमाग में एक ऐसी कौन सी बात आई कि आप नागपुर छोड़ के, मतलब नागपुर की नौकरी छोड़ के, जॉब छोड़ के आप ओमान शहर चले गए? ऐसा क्या हुआ सर? आप बताना चाहोगे हमारे? अचानक ये सब नहीं हुआ। हाँ, क्या पार्श्वभूमि है उसके पीछे में, ऐसी क्या बात हुई? जिस प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश से पढ़ने की वजह से हाँ नागपुर आया, अच्छा, तो अपना ये भारतवर्ष था, हाँ, तो एक दूसरे प्रदेश में था सीखने के लिए। फिर यहाँ पर हमने जॉब कर लिया, देख लिया कि ये अपना फील्ड है। हाँ, उस समय लोग बोलते थे कि विदेशों में काफ़ी अच्छा ये है, तकनीकी अच्छी है, हाँ, जो भारतवर्ष में नहीं है। अच्छा, तो एक तकनीकी अभियंता होने की वजह से हाँ, मुझे भी ये लगा कहीं कि थोड़ा देखा जाए देखो तो कि आज के समय में हम अपने को कहाँ खराब पाते हैं और दुनिया कहाँ चल रही है। इस सीखने के उद्देश्य से एक मन में हुआ, 2-4 मेरे मित्र थे, तभी उनसे मैंने बातचीत किया। अच्छा, तो इसके करने की वजह से तो ये अपना रुचि डेवलप हुआ। और सन 2008 में अच्छा मैं ओमान गया। अच्छा, तो आप ओमान में गए, आपको मुझे लगता है आपके जो मित्र हैं उनका सहयोग आपको मिला और आपकी इच्छा थी कि चलो देखें तो सही ओमान में क्या है, किस तरीके से वहाँ काम किया जाता है। एक आदमी को लगता है कि चलो देखो तो सही, पैसा भी कमाना भी, ये भी एक उसके पीछे का मकसद हो सकता है। पैसा सर मुख्य उद्देश्य नहीं था। अच्छा, मेन ये है कि लोग, भारत में इतनी जनसंख्या होती है कि यहाँ पर लोगों को वो सब सुविधाएं हर किसी को नहीं मिल सकती हैं, कुछ उससे वंचित रह जाते हैं। हाँ। लेकिन अभी आज के परिवेश में अगर मैं बोलूं तो अपना भारतवर्ष महान है और पूरे विश्व में जो चीज़ भारत में है वो कहीं नहीं है। सही बात है, सारे जहाँ से अच्छा। वहाँ पे क्या है कि सर जनसंख्या नहीं है, लोग मिलते नहीं है काम करने के लिए। ओमान सिटी में लोग नहीं मिलते काम करने के लिए। नहीं, सिर्फ ओमान की बात मत लीजिए, आप और जगह भी जाएंगे। दूसरे भी उसमें गल्फ कंट्रीज में 5-6 जगह हैं, बहरीन है, कतार है, कुवैत है, अबू धाबी है, दुबई है, हर जगह का प्रदेश ऐसा ही है। अच्छा, कि एक आदमी को 2-3 लोगों का काम करना पड़ता है। अच्छा, और डिफरेंट जोन्स, माने अगर अभियांत्रिकी है तो अभियांत्रिकी नहीं, उसके अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा। कर सकता है वो काम। हाँ, उतना समय मिल जाता काम करने के लिए उनको, मतलब एक साथ 2-3 काम कैसे कर लेते हैं? नहीं, अगर वो ऑफिस में हैं, अब कलीग है, मान लीजिए 15 लोगों का स्टाफ है, 5 लोग नहीं है तो 10 लोग जो बचे हुए हैं तो वो 15 लोगों का काम वो कवर करते हैं। अच्छा, ये परिवेश अपना भारतवर्ष में नहीं है। वो छुट्टी पे गया तो उसका ऑफिस बंद रहेगा, वो पूछिए तो वो आने वाले कल आएंगे तो आपका काम कल होगा। वहाँ पैसा नहीं, अगर कोई आ गया तो उसको वापस नहीं जाने देंगे, उसका काम करते हैं। अच्छा। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ की जो अपन बोलेंगे वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा कल्चर है, ऐसा कल्चर हम लोग अच्छा ले सकते हैं, हर चीज़ को पॉजिटिव रूप में लेना चाहिए। अच्छा। तो आप वहाँ जाने के बाद में मतलब आपको ऐसी कोई दिक्कतें वहाँ पे आई है क्या? मतलब कि एक भारतीय व्यक्ति अगर विदेश में जाता है, रहता है, ओमान सिटी में रहता है, तो उनको कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अपन तो अनजान है, अपने को भारत का कल्चर मालूम है, ओमान का कल्चर मालूम नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहती कि अपन एडजस्ट करते हैं, कर नहीं पाते। आपको ऐसा क्या लग रहा हो कि मतलब कौन सी तकलीफें आपको आई वहाँ पे उसको जाने के बाद में? क्या महसूस हुआ आपको? बाहर के उसमें देखेंगे तो उसको खास दिक्कत उसको नहीं बोलेंगे। जब हम घर छोड़ते हैं तो घर से बाहर निकलने के पश्चात ये सोच लेते हैं कि जो घर में चीज़ें मिल रही हैं वो बाहर में नहीं मिलना है। तो हमारी जो मनोदशा होती है उस परिस्थिति को पहले ही आकलन कर लेती है। अच्छा, तो उस परिदृश्य में हम अपने को सुचारू रूप से ढाल लेते हैं। अच्छा। मैं विगत अपना अनुभव मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल, हमारे मैंने घर छोड़ दिया। हाँ, घर छोड़ दिया आपने, तो जो चीज़ मुझको घर में मिलने वाली थी वो बाहर नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। और जो चीज़ मुझको चाहिए वो घर में नहीं मिलेगी। बराबर। तो मुझको बाहर ही रहना है। तो अपने को उस परिस्थिति के अनुसार मजबूत बनाना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा और उसमें खुद न खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप शादीशुदा हो, आपको 2 लड़कियां हैं
और आपकी मिसेस नागपुर में ही कार्यरत है, बिजनेस करती है, और ये सब छोड़ के आपको ओमान सिटी में रहना, मतलब सभी से वंचित रहना और वहाँ पे काम करना, सबकी याद आती होंगी, कभी आप बीमार गिरते होंगे, तकलीफें होती होंगी, ये तो कैसा, हाउ यू हैंडल दिस ये सिचुएशन? पहली बार हुआ था। हाँ ताकि मैं अपने परिवार को छोड़ करके, हाँ, खैर परिवार तो मैं अपना बचपन में ही छोड़ जाता जब मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था, हाँ, लेकिन अपने बच्चों से और श्रीमती जी को छोड़ने का वो पहला अवसर था। तो अपने मनोदशा को पहले ही प्रदेश करना था, लेकिन कितना भी कर लीजिए, बाहर जाने के बाद तो घर की याद आती ही है। और ख़ासकर जब कुछ हम देखते हैं डिफरेंट वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का कल्चर है, तो उस समय अपने को भारतवर्ष काफ़ी याद आता है। अच्छा, ये सब जो 40 चीज़ें हैं कि भारत में अगर हम होते हैं तो 4 हमारे दोस्त भी मिलते हैं, वो हमको ये करते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा देश ये है, तो अपने यहाँ के लोग यहाँ होंगे, और कैसे न कैसे हम लोग एक दूसरे से संपर्क में आए और अपना एक संगठन बने, मतलब एक संगठन आपने बनाया वहाँ अपने पे? सुख दुख को एक दूसरे में शेयर कर अच्छा, सके, ये बांट सबसे सके। बहुत बड़ी बात है जो आपने काम किया वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ अपने दिनचर्या के अनुसार मंदिर जाते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ दिनचर्या नहीं, शुक्रवार को वहाँ छुट्टी होती थी, शुक्रवार और शनिवार को, अभी शनिवार को भी होने लगी, पहले सिर्फ शुक्रवार ही था। शुक्रवार का। तो हम लोग मंदिर जाया करते थे। हाँ। तो मंदिर में कोई मराठी बोलने वाला मिल गया, हिंदी बोलने वाला मिल गया, तो हम लोग उससे बातचीत करते थे, देखते थे अच्छा, कैसे क्या है। हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे करके हम लोगों को जमा किए, उनका फ़ोन नंबर लिए, सब किए। फिर बनाते हुए हमने फिर एक विदर्भ मित्र का अच्छा ग्रुप वहाँ तैयार किया, हाँ। और फिर अपने उसमें हेल्पलाइन ग्रुप तैयार किया। अच्छा। ऐसे कर करके लोगों के मतलब कोई भी समस्या हो, किसी को भी कोई भी तकलीफ हो, तो वो आपको बताता है। बिल्कुल। और आप कोशिश करते हो कि उसकी समस्या छूटे और वो मतलब अच्छा महसूस करे। ये आपने मतलब बहुत अच्छा काम किया। ये तो हम लोगों का सोचना था। इसके साथ में फिर हम लोग जब इस दिशा में आगे बढ़े, तो अपने लोगों को मालूम चला कि वहाँ पर इंडियन सोशल क्लब करके संस्था है, जो डिफरेंट लिंग्विस्टिक विंग, यानी कि भाषा वाइज हर प्रदेश के वहाँ पर वो विंग बने हुए हैं। जैसे मराठी विंग हो गया, हिंदी विंग हो गया, तमिल विंग हो गया, केरला हो गया, हर जगह के लोग वहाँ पे प्रचुर मात्रा में हैं वहाँ पे। तो उससे लोग जुड़े। तो उसी में संस्कृत विंग नहीं था। अच्छा। सबका ये उद्देश्य था कि वो तमिल वाला है तो सिर्फ तमिल वाले उसमें रहेंगे। हाँ, बराबर है। तो और ये बोला जाता है लिंग्विस्टिक विंग। तो संस्कृत भाषा अपनी सब भाषाओं की जननी है। तो हम लोगों ने सोचा कि संस्कृत भाषा अगर रहेगी तो संस्कृत विंग हमने वहाँ पर निर्माण किया, और ये कैसे खुलता है उसको खोला गया। अच्छा। और संस्कृत विंग में हर एक प्रांत के लोग इसमें हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कर्नाटका से हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं। और जो उसकी मैनेजमेंट कमेटी है, तो हमने उसका ढांचा भी ऐसे रखा हुआ है कि हर एक प्रांत से लोग उसमें रहेंगे मैनेजमेंट कमेटी में, ताकि एक हर एक उसको हम लोग समाहित कर करके और अपने ही विंग में जो पूरा सोशल क्लब चलता है उसका एक छोटा प्रारूप लेकर के और सारी अपनी ये क्रियाकलाप उसमें चलाएं करते हो वहाँ पे। जी, बहुत बढ़िया आपने काम किया है वहाँ पे। तो मुझे बताइए कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि वहाँ का कल्चर और भारतीय कल्चर क्या मतलब आप महसूस करते हो, मतलब ओमान सिटी कैसी है और भारत देश कैसा है और ओमान देश कैसा है? भी आज के तो क्या तुलना करोगे? आज के प्रदेश में हम लोग देखें कि भी विगत 12-14 वर्ष से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो हम लोग को उतना अभी महसूस नहीं होता कि हम डिफरेंट कंट्री में हैं। अच्छा। भारत और ओमान लगभग एक जैसा हो गया है। वो 60 का दशक था जिसमें काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो हम लोग सुना करते हैं। अभी वो इतिहास की बातें हो गई हैं, और आज के परिप्रेक्ष्य में और जो मौजूदा स्थिति है वो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। सब लोग अच्छे से और यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बिल्कुल, भारतीय बिल्कुल। और ओमानी जो लोग हैं इतने मिलनसार, इतने अच्छे तरीके से हैं कि हम लोगों को कोई भी मतलब पूरी इज्जत देते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ मतलब आज की स्थिति में यही हो गया, अगर कि भारतवर्ष से हैं तो अपने को वो एक अलग नज़रिए से देखते हैं और अपने से वो मतलब रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। बिल्कुल, कि ये भारतीय और ये बहुत अच्छे लोग हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने देश के अंदर में। उनको बोलते हैं अगर कुछ समस्या आती है तो भारतीयों के पास जाओ तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। अरे वो समझते हैं कि भारतीय होशियार है। बिल्कुल। और बहुत से लोग वहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अपने भारतवर्ष में आते हैं। अच्छा, तो आप उनको भी मदद करते हो कि आप यहाँ जाइए? सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जो हमारे वहाँ के राजा थे, कौन है अभी वहाँ के राजा? पिछले वर्ष उनका देहावसान हो गया। अच्छा, वो नहीं है। लेकिन वो श्री सुल्तान काबूस बिन सैद जो थे, वो भारतवर्ष में ही शिक्षा लिए हुए थे। अरे वाह, भारत में पढ़े? वो भारत में पढ़े हुए हैं, पूना में, वहाँ के राजा। अच्छा। और एक प्रसंग आपने देखा होगा, यूट्यूब पे आया होगा कि श्री शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनका दौरा 1994 में
ओमान देश में हुआ अच्छा, था। हाँ। तो सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको तोड़ते हुए राजा खुद वहाँ उनको गए थे रिसीव करने के लिए, और उनके सीट पर, प्लेन से सीट पर से लेकर के बाहर आए, अच्छा। और जिस गाड़ी में बैठाए उसको खुद ड्राइव करते हुए लेकर के उनको गए। वहाँ के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि इतने प्रोटोकॉल तो किसी ने नहीं तोड़ा, कभी भी नहीं तोड़े। अच्छा, तो बोले कि मैं राष्ट्रपति के लिए नहीं गया था, हाँ। जब मैं हिंदुस्तान में पढ़ता था तो ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हमारे प्रोफेसर शिक्षक थे। अरे तो वाह। एक शिक्षक के प्रति उनकी मतलब जो शिक्षक के प्रति उनकी श्रद्धा है, और इसीलिए उन्होंने बड़े सम्मान के साथ देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि वहाँ का राजा होने के बाद, उस कंट्री का राजा होने के बावजूद भी उस चीज़ को भूले नहीं, और अपने शिक्षक को उन्होंने और इतना मुझे लगता है सम्मान दिया। इसी वजह से जो भारतीय जो लोग ओमान में जाते हैं तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन, वहाँ के लोग देखेंगे कि जब वहाँ का राजा इतना ये सब इज्जत दे रहा है तो वहाँ की प्रजा उसी के साथ में उसको फॉलो करेगी ना, वो चीज़ है। तो बहुत बड़ा ये एग्जाम्पल है हम लोगों हाँ, के ये लिए। तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल, मतलब मैं कहूँगा कि एक राजा इतनी इज्जत देता है भारतीय व्यक्ति को, ये अपने लिए गर्व की बात है, ऐसा कह सकते हैं अपन। बिल्कुल। मुझे हमारे स्टूडेंट को ये बताइए कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा, भारतीय बच्चा अगर ओमान में पढ़ना चाहता है या फिर नौकरी करना चाहता है, तो आप कौन सा उनको रास्ता दिखाओगे कि किस तरीके से आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो, या कौन सी प्रक्रियाएं उनको करनी पड़ेंगी? जी। तो मैं ये चाहूँगा कि मतलब अपना भारतीय व्यक्ति जो है या भारतीय विद्यार्थी जो है, उसको अगर ओमान में अगर नौकरी करना हो तो आप क्या मार्गदर्शन करोगे उनको? सर, आज के परिदृश्य में शिक्षण की जहाँ तक बात है, शिक्षण के युग में तो भारतवर्ष अच्छा है। हाँ, ओमान में अभी काफ़ी टेक्निकल कॉलेज आ रहे हैं, और ओमान से लोग टेक्निकल शिक्षा के लिए लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हाँ। यूके, यूएस जाना चाहते हाँ, हैं। हाँ, इतना सही बात अभी ये सब डेवलप हो रहा था। हाँ, बिल्कुल सही लेकिन नौकरी के परिदृश्य से देखें हाँ। तो इंटरनेशनल लेवल पे हाँ। बहुत सारी सुविधाएं हैं। बराबर, सही बोल रहे हैं। और जब हम लोग पास आउट हुए थे और देखे तो नौकरी कर रहे थे, तो उसमें 2-4 गिनी चुनी कंपनियां थी अच्छा, भारतवर्ष में, हाँ, जो भारतवर्ष में थी, जिनके पास पूरा फुल सेटअप था। बराबर। विदेश में ये सब चीज़ें क्या है कि उनको ये सब इजीली अवेलेबल हो जाता है, सारी मशीनरी टूल्स। लेकिन आज के प्रदेश में मैं देखता हूँ, आता जाते रहता हूँ छुट्टियों में, तो काफ़ी भी चीज़ें यहाँ पर भी हो चुकी हैं। और आज के टेक्निकल युग में पूरी दुनिया जो है एक मुट्ठी में समाहित हो गई है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ग्लोबलाइजेशन होने की बिल्कुल सही वजह बात बोल रहे से हैं आप। हर चीज़ें सब वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। बिल्कुल सही बात, कहीं भी आप किसी साइट पर नौकरी के लिए भी जा सकते हैं। इसमें कंसल्टेंसी का बहुत बड़ा योगदान है। सही बात है। हर एक अच्छे शहरों में, मुंबई हो गया, इवन आपके नागपुर में भी कंसल्टेंसी मिल चुकी है, तो लोग गाइड बहुत सारी करते हैं। कंसल्टेंसी अगर मिल चुकी है। जनरली क्या होता है कि जो अपने मित्र पर इसमें हाँ, प्रदेश में देखते हैं तो उससे काफ़ी वो मिल जाता है। जैसे मैं हूँ, मेरा कोई मित्र है या कोई अप्रोच करता है कि मेरा फला का दोस्त है, उसका लड़का है, थोड़ा सा देखो कोई मदद कर दो, तो उसमें हम लोग करते हैं, और काफ़ी लोगों को हमने किया भी है। मतलब यहाँ से आप मतलब बहुत सारे लोगों को हम लगा लोगों भी को दिया है जैसे ओमान में। हम लोगों को जैसे मैं पिछले कंपनी में जो था, हाँ, तो कोई नया प्रोजेक्ट मिलता तो उसमें मैन पावर का हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट है, इतना चलेगा, बराबर है। तो उसके हिसाब से हम लोग प्रेरित करते हैं, और मुंबई में या चेन्नई में या यहाँ पर कहीं पे वहाँ के पेपर में हम लोग का टाइप रहता है, उसमें पेपर में ऐड डाल देते हैं, और वहाँ से कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू के लिए, 1-2 बार मैं भी आया हूँ, तो इंटरव्यू कर करके तो अब वो इंटरव्यू मतलब भारत में लेते हैं, भारत में लेते हैं, वहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ फिर सिलेक्ट आप- कर करके आप उनको ओमान में लेके जाते हैं। ओमान लेके जाते हैं। उसमें दोनों चीज़ें हैं, स्किल पर्सन भी है, नॉन स्किल भी है, टेक्निकल पर्सन भी है, Technical, हाँ। इंजीनियर्स हैं, सभी हैं। जैसा उस समय का उपयोगिता है, अच्छा, हाँ, उस तरीके उसके हिसाब से। मतलब एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब मतलब वो बच्चे को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मुलाकात देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए नहीं। आप उसकी मुलाकात आज के डेट में सर तो सब ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑनलाइन भी हो रहा है, Online लेकिन हो रहा है। आप यहाँ पे कंडक्ट हम लोग भी जो गए थे सो इसी प्रक्रिया से गए थे। हाँ, कि अच्छा, मैं हाँ। मुंबई जाकर के इंटरव्यू दिया अच्छा, था, वहाँ के लोग आए थे, मतलब आपने मुंबई में इंटरव्यू दिया है, वहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आप ओमान में गए। और अभी तो इतना ये हो गया है हाँ। कि कैंपस इंटरव्यू हो रहा है, डायरेक्ट कंपनियां पढ़ने के समय में ही थर्ड ईयर में वो लड़का तो भी इंजीनियरिंग पास आउट नहीं हुआ है, उनको अभी कैंपस तो सिलेक्शन हो जा रहा है। बराबर है, बराबर। तो ये जो मतलब जो न्यूज़पेपर में इसकी मतलब आती है, जॉब के बारे में जो भी जानकारी न्यूज़पेपर में आती है, और उसके माध्यम से फिर वो आगे बढ़ता है बच्चा। बिल्कुल। फिर जो भी प्रक्रिया है, वो वीज़ा वगैरह जो भी है, वो बात की बात है वो। और वहाँ के कार्यकाल को और इंडिया के कार्यकाल को हमने जो टाइम टेबल है, वर्किंग आवर्स जिसको आप बोल सकते हैं, अगर वो कंपेयर करेंगे, थोड़ा वहाँ हार्ड वर्क
अधिक करना पड़ता अच्छा, है, hard work। वर्किंग आवर्स उनके अधिक होते हैं। अधिक है। क्या वर्किंग आवर्स है वहाँ, क्या बताएंगे? अब वहाँ का जो टाइमिंग था, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था, हाँ। तो 2 शिफ्ट में काम चलते अच्छा, थे। 2 शिफ्ट में काम। मॉर्निंग 8 to 1, 8 to 1। 8 to 1, हाँ। और फिर 1 से 4, 3 घंटे का बीच में ब्रेक होता ब्रेक था, होता है, हाँ। और 4 बजे से फिर 8 बजे तक अच्छा, 4 बजे से 8 जनरली, और 2 शिफ्ट में काम चलता है 2 शिफ्ट वहाँ में पे। काम करना होता था। हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। हर व्यक्ति को। क्या कारण क्या है उसके पीछे का? नहीं, उस समय क्या है कि दोपहर में उन लोगों का ये अच्छा, हाँ, अजान का समय, वगैरह, हाँ। नमाज का समय हाँ। रहता है, फिर और खाना खाने के छुट्टी, रेस्ट, हाँ, उसके बाद उनको फिर चाहिए रेस्ट होता है, हाँ। और गर्मी वहाँ खूब पड़ती है। अच्छा, तो हाँ। दोपहर के समय में तो थोड़ा सा वो आराम कर लेते वो हैं। रिलैक्स हो जाएगा। अच्छा, वो कारण उसके वो पीछे कारण का। उसका था। हाँ। तो जो साइट पर काम करने वाले हैं, तो उस पीरियड में अभी, और विशेषकर से अप्रैल से लेकर के अगस्त तक का, अच्छा। वहाँ पे ये सर्कुलर ही है। हाँ, अप्रैल से अगस्त तक के। अगस्त तक के जो ओपन इसमें एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर सकते अच्छा। हैं, जो शेडेड में है वही काम करेंगे। अच्छा, अप्रैल से बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। क्या और इस- टेम्परेचर रहता हूँ? मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 50 क्रॉस करता है, अरे वाह। नहीं तो 45 ±5 डिग्री ये कॉमन टेम्परेचर ये गर्मियों के समय में रहता है। अच्छा। और गर्मियों का समय में वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं रूल्स को। अच्छा। वहाँ के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, डिफरेंट जो उनके अथॉरिटीज़ हैं, हाँ, हाँ। वो गाड़ियों लेकर के राउंड करती हैं और कंपनीज को फाइन मार देती हैं। अगर 1-2 बार हो गया, हाँ। उसका नहीं पालन करते हैं, तो कंपनी को लॉक भी कर देते हैं। अच्छा, लॉक भी कर देते हैं। और लोग उसको फॉलो करते हैं, काफ़ी नहीं, स्ट्रिक्टली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, और इतने टेम्परेचर में 50 के ऊपर में जो टेम्परेचर है, उसमें काम करना कोई सादी बात नहीं। इसलिए वो जो 4 घंटे जो होते हैं, 3 घंटे, और हेल्थ एंड सेफ्टी का सर काफ़ी ख्याल रखा जाता अच्छा, है। हाँ। ये मतलब जो प्रोटोकॉल्स इसके हैं, रूल्स रेगुलेशन के, उस पर काफ़ी वो अमल करते हैं। अच्छा, उसके लिए डिहाइड्रेशन ना होने पाए, तो उसका विटामिन, लिक्विड डाइट और ये सब जो है, हाँ। वो सबको वहाँ पर साइट पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बहुत सही चीज़, मतलब वो मतलब इस्तेमाल करते हैं, और सही तरीके से जो कर्मचारी लोग हैं, वहाँ के काम करने वाले लोग हैं, उनका ध्यान रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल उनके हेल्थ का ध्यान रखते हैं, उनका हर तरीके से उनकी हिफाजत करते हैं, ऐसा कहने को बिल्कुल। आप कह सकते हो। बिल्कुल सर। मुझे बताइए शुक्ला जी, आपके प्रेरणा स्थान कौन है? मतलब आप इंस्पायर किसको, मतलब किसकी वजह से आप इंस्पायर हुए, ये सब आप यहाँ तक पहुँचे, आपको जो प्रवास है? विशेषतः सर अगर मैं बोलूँ तो हम लोग करते गए, आगे बढ़ते गए अपने अपने एम को। अगर स्पेसिफिक आपको नाम मुझको बताना है, प्रेरणा स्थान देना है, तो मैं अपने पूज्य पिताजी को दूंगा। अच्छा, हाँ। जो कि विषम परिस्थितियों में हाँ। उस मुकाम को हासिल किया, जो हम लोग आज के युग में सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। अच्छा। सन 1952 में BHU के प्रेसिडेंट रहे हुए हैं मेरे पिताजी। अच्छा, हाँ। और वो गवर्नमेंट सर्वेंट डॉक्टर थे, अच्छा। उसमें रिटायर हुए। उसके साथ में सांख्याचार, योगाचार, व्याकरणाचार, साहित्य रत्न, विद्यावागीश आदि आदि अलग की उनकी रुचि थी। अच्छा। उसमें वो सीखते गए। अच्छा। और विशेष संस्कृत के वो अच्छे विद्वान थे। अच्छा, संस्कृत के विद्वान थे वो। बंगला अच्छा बोलते थे, बंगला समझते भी थे, विभिन्न भाषाओं में। मतलब इसी कारण से आपने संस्कृत की वहाँ पे एक मतलब नहीं, संस्कृत बोल देखिए, हम सकते लोग कि ब्राह्मण वर्ग होने की वजह से हम लोग के वो भी पुरातन है, काल और से मिला पिताजी हुआ का है। संस्कार आपके ऊपर में गिरा है। वो संस्कृत बिल्कुल, के आप विद्वान थे, इस तरीके से बोल सकते हैं। और वो एक सबकॉन्शियस माइंड में रहता है कि नहीं, अपने को ये भी थोड़ा काम करना है वहाँ पे। जी। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा काम है ये। अच्छा, आप शुक्ला जी मुझे बताइए कि आप हमारे जो स्टूडेंट हैं, उनको आप क्या मतलब मार्गदर्शन करना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे आज के परिप्रेक्ष्य में? आप क्या बताना चाहोगे उनको कि किस तरीके से खुद को डेवलप किया जा सकता है, या किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं आज के परिदृश्य को देखते हुए ये बोलना चाहूँगा कि हेल्दी माइंड डेवलप्स इन हेल्दी बॉडी। अच्छा। हेल्दी माइंड डेवलप्स इन हेल्दी बॉडी। हाँ। जब तक अपना हेल्थ सही है, हाँ। तो उसमें ही अपने मस्तिष्क, अच्छे मस्तिष्क का विकास होगा। बराबर। जिसके लिए योग, प्राणायाम, ये सब चीज़ें, मेडिटेशन आज के युग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपाधापी की ज़िंदगी हो गई है, दौड़ भाग की ज़िंदगी हो गई है। जो हम लोग के समय में पहले थोड़ा देखा जाए, तो उसमें काफ़ी थोड़ा स्लो था। आज का प्रदेश बहुत फास्ट हो गया। मतलब दूरदृष्टि होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो उसके जब तक हमारा शरीर साथ नहीं देगा, हाँ। तो हम सोच के भी कुछ नहीं कर बराबर है। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, ऐसा कहा जाता है। अगर हेल्थ अच्छा है तो अच्छे विचार आएंगे। बिल्कुल। तो अपने को फिट करने के लिए हम लोगों ने भी वहाँ पर ओमान में हाँ।
योगा का वो ग्रुप बनाया हुआ है, संस्कृति योगा योगा करके। ग्रुप वहाँ पे ओमान में आप है। चलाते हो? और हम हर फ्राइडे को, शनिवार को वहाँ पे मिलते हैं पार्क में। अच्छा। और 40 से 50 एवरेज संख्या रहती है। हाँ। डिफरेंट अपने प्रदेश के लोग हैं, हर तरह के लोग आते हैं और हम लोग 1 घंटा ये योगा करते हैं। अच्छा अच्छा। और उसी तरह अभी आज के डेट में ये कोविड होने की वजह से हम लोग ऑनलाइन भी चलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन भी आपका? ऑनलाइन भी मतलब ये स्टार्ट किया गया। अच्छा, हाँ, कि भी हाँ, योगा हमारा ऑनलाइन चलता है। हाँ हाँ हाँ, बराबर है योगा। और अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, क्योंकि अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भी अभी भी चलेगा। नहीं कह सकते कि पूरा मतलब जो है संकट जो है वो गया हुआ है, थोड़ा समय लगेगा। हाँ, और उसके बाद में सब सुव्यवस्थित हो जाएगा और दिनचर्या जो भी है वो जैसे थी पहले वैसा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो मुलाकात अपनी जो हुई है शुक्ला साहब, इसका हाँ फ़ायदा जो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको होगा, वो भी समझेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से रहना है। और अगर विदेशों में अगर नौकरी करना है तो अपने में वो कौन सी क्वालिटी आनी चाहिए, किस तरीके से खुद को डेवलप करना है। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपको फॉलो किया तो यहाँ पे तो नौकरी कर ही सकते हैं। अगर यहाँ नहीं मिली तो विदेशों में भी जा सकते हैं। उसके लिए भी आपने बताया कि कौन से माध्यम से जा सकते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आती है। तो अगर बच्चा अगर सतर्क हो तो वो हर चीज़ों के, जैसा न्यूज़पेपर है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, हर जगह पे उसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। अगर वो बच्चा पढ़े देखे तो उसको समझ में आ सकता है। मतलब आपसे जब मैं मुलाकात ले रहा था तो ये सब बातें उसमें आई हैं। और बच्चे को अगर कुछ करना हो, अगर जाना हो, तो वो अगर वो देखे, समझे, सोचे, तो वो बच्चा आगे जा सकता है, वहाँ पे भी जॉब कर सकता है और एक अपना भविष्य बना सकता है। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी ओमान शहर के बारे में और हमारे बच्चों को अच्छी जानकारी दी। मैं सीपेंड बेरार महाविद्यालय की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।